हेलो एवरीवन। हम लोग आधुनिक इतिहास वाला चैप्टर देख रहे थे। 33 क्वेश्चन तक हो गया था। ठीक है, 34 से स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किसने यह लिखा था, भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? तो ऐसा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। कब कहा था? अपनी किस पुस्तक में कहा था? द इंडियन स्ट्रगल में। आगे देखते हैं 35 क्वेश्चन। प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, ये कथन किसका है? तो यह है जवाहरलाल नेहरू का। स्वतंत्रता के पश्चात उन्होंने ऐसा कहा था। क्वेश्चन नंबर 36, किस वर्ष बम्बई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी? तो यह है 1854, 1854 में। जो सूती वस्त्र की जो पहली मिल थी, ठीक है, वो कलकत्ता में 1818 में फोर्ट ग्लास्टर के समीप लगाई गई थी, लेकिन ये असफल भी रही। उसके बाद पहला जो सफल लगाया गया कारखाना वो 1854 में कावसजी डाबर द्वारा खोला गया था और इसका नाम रखा गया था स्पाइनिंग एंड विविंग कंपनी बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 37, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है, ये कथन किसका है? तो यह दादा भाई नौरोजी का। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में बॉय स्काउट, बालचर और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता कौन था? तो ये थे बेडेन पावेल। बॉय स्काउट और सिविल गाइड आंदोलन का प्रारंभ यूके में उस समय हुआ जब बेडेन पावेल ने 1907 में ब्राउन सी द्वीप में एक स्काउट कैंप की स्थापना की। तो ये कहाँ हुआ था? यूके में हुआ था। 1908 में उसने स्काउटिंग फॉर बॉयज़ प्रकाशित किया। इसके बाद यह आंदोलन यूनाइटेड किंगडम के साथ साथ पूरे विश्व में फैल गया। तदनुसार भारत में बॉय स्काउट और सिविल गाइडेड आंदोलन के जन्मदाता यही माने जाते हैं, बेडेन पावेल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। ठीक है, अब IAS का है, वैसे भी अच्छा ही है। इसका ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड है। ठीक है, इसमें दो बातें हुई थी। पहले तो अब देख लेते हैं क्या है। तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का दादाजी भीकाजी बनाम रखमाबाई बम्बई राज्य का मुकदमा सहमति की आयु तथा दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन पर केंद्रित था। इस मुकदमे की सुनवाई बम्बई हाई कोर्ट में जे पिन्हे की पीठ में हुआ था। ध्यातव्य है कि रखमाबाई इस केस ने भारत में एज ऑफ कंसेंट 1891 के पारित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसमें क्या था? इसमें यह था कि 12 वर्ष से कम आयु के कन्याओं का विवाह पर प्रतिबंध था। तो ये हो गया आयु, सहमति की आयु और दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन। लेकिन शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा से जुड़ा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के स्वतंत्रता के से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहला है, रॉलेट एक्ट से सार्वजनिक रोष की एक लहर उमड़ी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। ठीक बात है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक बात है। भगत सिंह HSRA के संस्थापकों में से एक थे। बिल्कुल ठीक बात है। 1931 में कराची के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का विरोध हुआ। विरोध नहीं हुआ था। आइए देखते हैं। नवंबर 1930 में लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था पहला, उसका तो कांग्रेस ने विरोध किया। ठीक है, इसमें भाग नहीं लिया। तो ये जो सम्मेलन था वो निष्फल हो गया। तेज बहादुर सप्रू, BS शास्त्री, MR जयकर जैसे कुछ उदारवादी नेताओं के प्रयास से गांधी इरविन समझौता हुआ। अब 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था, उस समझौते को स्वीकृति दे दी गई थी, जिससे संबंधित प्रस्ताव गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू से प्रस्तुत कराया था और ये निर्विरोध पारित हो गया था। तो ये ऑप्शन डी गलत हो जाता है और इसी के साथ ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, जवाहरलाल नेहरू के विषय में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए।
वे 1947 में कांग्रेस दल के अध्यक्ष थे। ठीक है, 1947 में कौन था? JB कृपलानी थे, तो ये पहला गलत हो गया। उन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की, कैसे की? जब सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत की स्वतंत्रता के पूर्व उन्होंने संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया था, ये भी गलत है, ये इसमें शामिल ही नहीं थे। तो इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 42, मैं एक समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, ऐसा किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। क्वेश्चन 43, निम्नलिखित में से किसे भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है? साम्यवाद का, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। अब साम्यवाद मतलब रशिया से तो काफ़ी प्रभावित थे वो, उस समय गए भी थे 1927 के आसपास। देखते हैं, एक सेकेंड। जवाहरलाल नेहरू के विचारों में मार्क्सवाद सहित समाजवाद का विश्लेषण और व्याख्या मिलती है। किसकी? मार्क्सवाद और समाजवाद की। नेहरू के समाजवादी रुझान के विषय में जनता को दिग्भ्रमित करते हुए उस समय के यूनाइटेड प्रोविंसेस के प्रचार विभाग द्वारा कम्युनिस्टिक लाइक्स और डिसलाइक्स नाम से एक पर्चा छपाया गया था, जिसमें नेहरू को साम्यवाद का उच्चतम पुजारी के रूप में वर्णित किया गया था। मतलब फिर उसके बाद सरकार ने ऐसा मतलब करने को मना भी की, ये ना करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, साम्यवाद से थोड़ा बड़ा कर देते हैं। साम्यवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदार और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। मुझे लगता है ये वाला चैप्टर बाकी चैप्टर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें लेटेस्ट के आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 2016 का ही क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है। ये जवाहरलाल नेहरू आंसर हो गया। ठीक है, और यही था कि सोवियत संघ की उन्होंने यात्रा वगैरह की थी, तो वो उससे काफ़ी प्रभावित थे। क्वेश्चन नंबर 45, कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार था? फ्रांस मोरिस थे। साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो मेरे हिसाब से ये वल्लभ भाई पटेल हैं, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल। गुजरात के सूरत जिले में स्थित बारदोली 1922 के बाद राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। कौन? बारदोली। ठीक है, बारदोली के जो मीरता बंधु थे, तथा मीरता बंधु कौन? कल्याण जी और कुंवर जी, तथा दयाल जी देसाई ने किसानों के समर्थन में 1922 में आंदोलन चलाया। कौन कौन था? मीरता बंधु थे, दयाल जी देसाई थे। इसके बाद में इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। पटेल के नेतृत्व में ही 1922 में कोई कर नहीं आंदोलन चलाया गया था, कोई कर नहीं, और ये हो गया साराबंदी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 47 राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के निम्नलिखित 4 प्रारूपों में कौन सा उस व्यक्ति के नाम पर आधारित है जिसने सर्वप्रथम इसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया था? तो ये था बायकॉट। इसे पढ़िए। ठीक है, आयरलैंड के सीसी बायकॉट के नाम पे बायकॉट शब्द का प्रयोग आधारित है। सीसी बायकॉट ने सर्वप्रथम 1880 में भू राजस्व कम न करने के संबंध में इस विधा का उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया था। मतलब हमें लगता था कि बायकॉट का मतलब किसी को अलग करना, किसी को अलग थलग छोड़ देना है, लेकिन असल में वो किसी का टाइटल है जिसे उन्होंने इस हथियार के रूप में प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 48, भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वॉशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था? ये देखिए 2020 का UPPCS का प्री का क्वेश्चन है। तो ये थे NM जोशी। ILO 1919 में अस्तित्व में आया, और इसमें इसका जो पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था उसमें NM जोशी को भेजा गया था, और उनके सलाहकार थे VP वाडिया। लेकिन यूपी जो लोक सेवा आयोग है
उसने इसका विकल्प जो है वो आंसर ए को माना है, ठीक है, जो कि गलत है इसके अनुसार। क्वेश्चन नंबर 47, आर्य समाज की स्थापना 1875, ठीक बात है, दयानंद सरस्वती ने। अल हिलाल को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने प्रकाशित किया था, ये भी ठीक है। लाला लाजपत राय द पीपल समाचार पत्र से संबंधित नहीं थे, ये वाला देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन और ऑप्शन है बी, कांग्रेस के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज द पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, तो ठीक बात है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा और चौथा सही है। यानी कि देखिए, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी, ठीक। और उर्दू साप्ताहिक पत्रिका अल हिलाल 1912 में मौलाना अबुल कलाम ने की थी, प्रकाशित किया था मतलब। कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज यानी पूर्व हिंदी कॉलेज की स्थापना राम मोहन राय और डेविड हेयर के साथ मिलकर दोनों ने की थी 1817 में। लाला लाजपत राय ने अंग्रेजी भाषा में साप्ताहिक समाचार पत्र द पीपल का प्रकाशन किया था, और ऑप्शन में ये था कि उन्होंने प्रकाशन नहीं किया था। तो लाला लाजपत राय ने अंग्रेजी भाषा में साप्ताहिक पत्र समाचार पत्र द पीपल का प्रकाशन किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, ये यूपी ROARO का क्वेश्चन है, प्री का 2021 का। ऑप्शन दिए हैं इसमें, इसको क्रम से लगाना है। करजन वायली की हत्या, खुदीराम बोस को मृत्युदंड, बाल गंगाधर तिलक का केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ, अल हिलाल का प्रारंभ। देखिए, जो अल हिलाल है वो सबसे लास्ट में आया 1912 में। केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन 1881 में, खुदीराम बोस की मृत्यु 1908 में, करजन वायली की हत्या 1909 में, और अल हिलाल का प्रकाशन 1912 में, ठीक है। केसरी समाचार पत्र 1881 में सबसे पहले, जो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। खुदीराम बोस 1908 मतलब मृत्यु, करजन वायली की हत्या 1909 और अल हिलाल का प्रकाशन 1912। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न घटनाओं में से कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आती है? चंपारण 1917, असहयोग 1920-22, दांडी 30, ये 1942, ठीक है। तो ये हो गया दांडी, थर्ड नंबर पे पूछा है। क्वेश्चन 52 पूछा है, क्या सही है? महात्मा गांधी गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। तो पहले तो ये समझ लें कि गिरमिटिया है क्या। देखिए, जो मज़दूर थे पहले, उन मज़दूरों को एक्चुअली उन मज़दूरों के लिए शब्द प्रयोग किया जाता था जिन्हें भारत के बाहर ब्रिटिश उपनिवेशों में निर्धारित अवधि के लिए, निर्धारित टाइम के लिए, मतलब मज़दूर के रूप में लिया जाता था। और एक तरह से इनकी दशा कैसी थी? बंधुआ मज़दूरों जैसी थी, ठीक है। तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 में गिरमिटिया मज़दूरों के पक्ष में आवाज़ उठाई। 1914 में गांधी स्मट समझौता होता है, ठीक है, और इन पर लगने वाला 3 पाउंड का कर जो है वो समाप्त कर दिया जाता है। भारत आने पर गांधी जी क्या करते हैं? वो चेम्सफोर्ड पे से बात करते हैं इस विषय में, और फाइनली 1917 में ये जब वो वापस आते हैं और तो इस पर प्रतिबंध लग जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर ऑप्शन तो ये तो सही हो गया। दूसरा है चेम्सफोर्ड, इस आंसर ऑप्शन के मतलब आंसर के हिसाब से देख लेते हैं, 1 और 3 सही है। तो थर्ड वाला एक बार देख लेते हैं। भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ था। गांधी जी दांडी मार्च और 6 अप्रैल 1930 को उनके द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के बाद से देश भर में भारतीय द्वारा नमक कानून का उल्लंघन स्टार्ट हो गया, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जवाहरलाल नेहरू, महादेव देसाई और बहुत सारे कांग्रेसी नेताओं वगैरह को जेल भेज दिया गया, ठीक है। और ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया। तो पहला और तीसरा सही हो गया। अब दूसरा देख लीजिए क्या है। चेम्सफोर्ड की वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भारतीय से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। तो ये नहीं सही है। एक्चुअली हुआ ये था
कि जेम्स फोर्ड चाहते थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारतीय जाएं, ठीक है, तो गांधी जी भी यही सोचते थे कि हाँ हमें समर्थन करना चाहिए, और इससे होगा क्या, तो होना ये था कि फाइनली हमें डोमिनियन का स्टेटस मिल जाता। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जेम्स फोर्ड द्वारा बुलाए गए युद्ध सम्मेलन जो अप्रैल 1918 में हुआ था, महात्मा गांधी ने ब्रिटेन के पक्ष में न्यायोचित मानते हुए भारत के सहयोग का समर्थन किया, क्योंकि उन्हें लगा कि ब्रिटिश सरकार द्वारा युद्ध में समर्थन करने से भारत को डोमिनियन का स्टेटस प्राप्त हो जाएगा, मतलब आसान हो जाएगा मिलना। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया, तो ये थी अरुणा आसफ अली। और इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, मेरे हिसाब से इंटरेस्टिंग ये है कि ये 1996 थी, मतलब इनका निधन 1996 में हुआ है। ठीक है, अरुणा आसफ अली एक राष्ट्रवादी मुसलमान और स्वतंत्रता सेनानी थी। उनका मूल नाम क्या था, अरुणा गांगुली। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में वो और सुचेता कृपलानी ने अहम भूमिका निभाई थी। भूमिगत आंदोलन ही किया था, पर फिर भी अहम भूमिका थी उनकी। अरुणा आसफ अली ने भारतीय राजनीति में वर्ष 1947 जब हम आज़ाद हो गए उसमें, मतलब वो उसमें सर्वाधिक योगदान दिया। 1950 में वह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ गई। कम्युनिस्ट पार्टी की महिला विंग नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन के गठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1958 में वह दिल्ली के मेयर चुन ली गई, और बताइए वो दिल्ली की मेयर भी रहीं 1958 में, और पैट्रियाट नामक समाचार पत्र और लिंक नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 54, वह बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। ये बात 1946 में किसने कही, सरदार पटेल ने। उस समय क्या हो रहा था कि 1946 में बिहार में मुस्लिम लीग द्वारा दंगे कराए जा रहे थे, और उसके संदर्भ में उन्होंने ऐसी बात कही थी। क्वेश्चन 55, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था, तो ये थे हसरत मोहानी। क्या होता है, 1921 में अहमदाबाद का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, हकीम अजमल खान ने की थी। और इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई, किंतु महात्मा गांधी इसके पक्ष में नहीं थे। तो ये 1921 हसरत मोहानी। 2015 का ही क्वेश्चन है, बीपीएससी का, बहुत पुराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56, भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया था, तो ये थे माउंट बेटन। ठीक है, माउंट बेटन का टाइम ये देखिए 1947-48 वाली बात हो रही है। ठीक है, भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को उत्तरदायी ठहराया था। कर्जन का कार्यकाल, ये आपको कार्यकाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कब से कब तक का है। तो कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक था, यानी कि जिस समय बंगाल विभाजन चल रहा था उस टाइम का ले लीजिए। ठीक, तो उससे बंगाल विभाजन और उससे थोड़ा पहले तक कर्जन रहे। फिर इरविन कब रहे, जब गांधी इरविन समझौता हुआ, तो वो कब हुआ, 1931 के आसपास। ठीक है, तो 1926 से 1931। ठीक, उसके बाद लिनलिथगो का कार्यकाल कब हुआ, जब आज़ादी चल रही थी 1942। ठीक है, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन वाले आंदोलन चल रहा था, तो 1936 से 1943 तक। ये हो गया। अब आगे चलते हैं 57 क्वेश्चन, निम्न में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की, तो ये थे आगा खां। 1928 में दिल्ली में मुस्लिम सम्मेलन होता है, सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन, उसे आगा खां ने किया था। ठीक है, आगा खां ने 1928 से 1929, ये टाइमिंग देख लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं है, दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन की पृष्ठभूमि 10 दिसंबर 1928 में आई रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट थी, जिसमें बड़ी संख्या में केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं के मुस्लिम सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित जो शिमला समझौता था जारी किया गया था। इसमें प्रावधान किया गया था कि मुस्लिमों की सहमति के बगैर कोई संवैधानिक सुझाव या सुधार मंजूर नहीं होगा। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 58, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये थे पंडित मदन मोहन मालवीय। 1923 में संपन्न बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय जी ने की थी।
इसमें लगभग 1500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें सनातनी, जैन, बौद्ध, पारसी, सिख सभी थे। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। एक सेकेंड, सच्चिदानंद सिन्हा। 59 इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। सच्चिदानंद सिन्हा भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक, शिक्षाविद, अधिवक्ता एवं पत्रकार थे। इनके विषय में इतिहासकार प्रमोदानंद दास अपने लेख में उन्हें कहते हैं कि उन्हें आधुनिक बिहार प्रांत का वास्तविक निर्माता माना है, मतलब उन्होंने माना था। निस्संदेह बिहार के बंगाल से पृथक्करण आंदोलन की वे आत्मा थे और बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का गठन उनके अथक प्रयासों के प्रतिफल हुआ था। तो एक तो ये उनका जो अलग अलग कराया बिहार और उड़ीसा वो हो गया, और बिहार और बंगाल के पृथक्करण को भी, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को सेंट्रल हॉल में सच्चिदानंद सिन्हा ने अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 60, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के संबंध में सबसे करीबी वर्ष कौन सा है? तो ये है 1925। यानी कम्युनिस्ट पार्टी भी 1925 में बनी थी और ये कहाँ बनी थी? कानपुर में बनी थी, ठीक है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी 1925 में बना था, लेकिन ये नागपुर में बना था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 61, फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? तो ये थे अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी। ब्रिटिश भारत में भूतपूर्व उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के पेशावर जिले के एक गाँव में जन्मे अब्दुल गफ्फार खान सामान्यतः सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी, बादशाह खान, ये इनके निकनेम्स वगैरह हैं, फ़ख्र अफ़गान आदि नाम से जाने जाते थे और 1987 में इन्हें भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। 62वां क्वेश्चन, इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता था? अभी हमने देखा अब्दुल गफ्फार खान थे। बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाने जाते थे, तो ये थे मेहता, तेलंग और तैयब जी। ये थे केटी तेलंग, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी। 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की। क्वेश्चन 64, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो ये था लाल कुर्ती, रेड शर्ट। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन ने, 2016 का ही क्वेश्चन है और ये अभी हमने पहले के चैप्टर्स में किया भी हुआ है। इन्हें लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता था। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया तथा श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की, ठीक है। एकता की बात की, अंग्रेजों से स्वतंत्रता की, और ये की बात ये ध्यातव्य है कि जब अन्य प्रांतों में मुसलमान स्वयं को सत्याग्रह आंदोलन से अलग रख रहे थे तो इनके नेतृत्व में सविनय आयोग इन्होंने, मतलब लोगों मुसलमानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन 65, BR अम्बेडकर पर कहकर किसने शब्दों से आक्रमण किया था कि अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ है क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी। तो ऐसा किसने कहा था? ये एक नेता थे हमारे BS मुंजे। ये एक हिंदू राष्ट्रवादी नेता थे। उन्होंने अम्बेडकर द्वारा, जब अम्बेडकर ने पृथक दलितों के लिए जो पृथक निर्वाचक मंडल की बात कर दी थी ना, उसी वजह से उन्होंने ऐसा बोल दिया था। क्वेश्चन 66, त्रिपुरा की देसी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई क्योंकि त्रिपुरा के देसी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई क्योंकि बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे। अच्छा, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाता है। त्रिपुरा के देसी रियासत के राजा अपने प्रशासन में शिक्षित बंगालियों को शामिल करते थे, ठीक है। त्रिपुरा क्या करता था? जो बंगाल के शिक्षित लोग थे उनको प्रशासन में शामिल करता था। 20वीं सदी के प्रारंभ में ब्रिटिश दबाव के कारण बंगाल के अनेक क्रांतिकारी इसलिए त्रिपुरा में जाकर आश्रय प्राप्त किए और जिसके फलस्वरूप त्रिपुरा की रियासत में स्वतंत्रता आंदोलन का प्रसार हुआ। 67, राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो वो बिहार के थे। इनके बारे में कौन नहीं जानता, ठीक है। क्वेश्चन 68,
महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु लगभग कितनी थी? 70 वर्ष की थी। मतलब कुछ भी है ना, बेहतरीन। आधुनिक भारत के प्रमुख चित्रकारों में रविन्द्रनाथ टैगोर की सहज स्फूर्त अंकन पद्धति कला के निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण करती है। बहुत बड़ी बात है। हम हिलना नहीं चाहते आज की डेट में, आज जिस एज में जिस जहाँ पे हैं, और वो 70 में महान चित्रकार के रूप में उभरे। क्वेश्चन 69, संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो ये सही था। अभी हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। ठीक है, ये सही है। संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई थी, जहां उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है। ये सही नहीं है। और गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। ये भी सही है। और ये 2021 का IAS का क्वेश्चन है। तो संत ये उस समय करंट में रहे होंगे न्यूज़ में। ये उनका जन्म 1506 में स्पेन में हुआ। उन्होंने फेबर और अन्य 4 सहयोगियों के साथ जेसुइट संघ की स्थापना की। 1542 में गोवा आए, 1552 में चीन गए, और यहाँ 1552 में उनका देहांत हो गया। तो उनकी मृत्यु कहाँ हुई? चाइना में हुई। इसलिए ये गलत हो जाता है सेकंड ऑप्शन। उनके पार्थिव शरीर को गोवा के बेसिलिका ऑफ बाम जीसस चर्च में रखा गया है। गोवा में प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को उनके सम्मान में भोज दिया जाता है। ठीक है। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो हजारीबाग जेल था। ये BPSC का क्वेश्चन है। ठीक है, हजारीबाग जेल। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जगत नारायण लाल को हजारीबाग जेल में भेजा गया था। 1929 में उनके हजारीबाग जेल से छूटने पर राजेंद्र प्रसाद ने पटना के गुलाब बाग में एक रैली को संबोधित किया था। ठीक है, यहाँ पे ये अलग वीडियो पॉज करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में ठीक है, आगे से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।